हेलो फ्रेंड्स, और आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं सेकंड चैप्टर 8th क्लास की। हमारे पास ये ज्योग्राफी चल रही है और कल हमने पढ़ा था इसमें प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था वो था रिसोर्सेज। आज जो हमारा चैप्टर है वो है लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि आपका सॉयल फॉर्मेशन कैसे होता है, लैंड कैसे आपका रिसोर्स है, और यही सब बातों के साथ डिस्कस करते हैं पूरे चैप्टर को। तो एनसीईआरटी की जब हम लोग बात करते हैं, मैंने पहले भी आपको कहा था और आज फिर बोल रही हूँ कि आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाई गई हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, आज भी फिर से एक एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है अफ्रीका का मम्बा का। ठीक है, तो अफ्रीका मम्बा में यहाँ बताया गया है कि गर्ल है एक, और क्योंकि अफ्रीका है आप भी जानते हैं वहाँ पर जो पानी है वाटर स्कैरसिटी है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसकी वजह से मम्बा क्या करती है, सुबह उठती है, सुबह उठ के वो पानी भर के लेके आती है, देन वो अपनी मम्मी की हेल्प करती है। फिर उनका एक खेत है जिसमें पूरा का पूरा रॉकी होने की वजह से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, उसमें वो अपने फिर जो फादर हैं उनकी वो हेल्प करती है। ठीक है, नाउ देयर इज सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें पीटर की एग्जाम्पल लिया हुआ है जो कि है न्यूजीलैंड से। ठीक है, और यहाँ पर ये बताया जाना चाह रहा है कि आप जब लैंड की बात करते हैं तो थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो आपका लैंड है वो हर जगह पर अलग अलग टेक्सचर के साथ है, अलग अलग टोपोग्राफी है, वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है, लैंड भी डिफरेंट है। तो जो चीज़ें वहाँ पर होने वाली हैं वो भी वहाँ पर होंगी डिफरेंट। तो जैसे अफ्रीका के लिए हमने बात करी तो वहाँ पर आपकी वाटर की है स्कैरसिटी, पानी कम है वहाँ पर। लेकिन जब न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं तो पानी ठीक है बट रॉकी, वहाँ पर भी अगेन टेरेन वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर आपका शीप रियरिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेन जो है हर्ड वगैरह के ऊपर वो लोग ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है शीप की यहाँ पर रियरिंग है। और कभी कभी वो यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी वो अपना फार्म जो उनके पास प्रेजेंट है उस पर वो करते हैं। तो ये बताना चाह रहा है आपको कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं और दोनों ही जगह पर लैंड का जो आपका है स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होने की वजह से, टोपोग्राफी डिफरेंट होने की वजह से, क्लाइमेट डिफरेंट होने की वजह से लोगों का जो रहन सहन है वो भी आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला टॉपिक लिया गया है लैंड का। लैंड में आपको बताया गया है कि आपका लैंड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ह्यूमंस जो हैं वाटर में तो सर्वाइव कर नहीं सकते हैं, हमें क्या चाहिए रहने के लिए, लैंड। तो लैंड की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। और लैंड में भी आप ध्यान रखिएगा, जब हम अर्थ पे अपनी पॉपुलेशन की बात करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो आप इसमें एक रफ डेटा यहाँ पर दिया हुआ है कि 90% आपकी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है दैट लिव्स ओनली ऑन द 30% ऑफ द लैंड एरिया। मतलब 100% अगर लैंड को हम लोग कंस्टिट्यूट करें, जिसमें हम 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, है ना, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो इन 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो उन 7 कॉन्टिनेंट्स का भी सिर्फ 30% एरिया ही है जिसको हम ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है जी, तो लैंड आपकी जो है इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, और ये सिर्फ जो है आपका 30% जो है टोटल एरिया का अर्थ के सरफेस का कवर करती है। ठीक है, ये डेटा यहाँ पर दिया हुआ है आपको। और यहाँ पर क्या है कि लैंड जो है आपकी है इतनी, यानी कि यहाँ से क्या समझ में आता है इस 90 और 30 वाले पार्ट से भी, कि आपके पूरे के पूरे लैंड के ऊपर सिर्फ कुछ ही प्लेसेस ऐसी हैं जो कि हैबिटेबल हैं। वर्ड ध्यान रखिएगा, हैबिटेबल। हैबिटेबल का मतलब होता है कि जहाँ पर आपके लिविंग बींग्स जो हैं वो रह सकते हैं, फिर चाहे वो प्लांट्स है, फिर चाहे वो एनिमल्स हैं, फ्लोरा है या फिर वो फोना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब आगे बात की गई है द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब लोग कहीं पर ज़्यादा हैं और कहीं पर कम है, स्कैरसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, कम है कहीं पर पॉपुलेशन, तो कहीं ज़्यादा और कहीं कम होने के बहुत सारी क्या है, वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैंड की और क्लाइमेट की। ठीक है, तो इसके साथ हमारा फर्स्ट पेज होता है ख़त्म। नेक्स्ट सेकंड पेज की हम लोग बात करते हैं। सेकेंड पेज के ऊपर बताया गया है क्योंकि आपके लैंड की कैरेक्टरिस्टिक और क्लाइमेट जो है वो हर जगह पर डिफरेंट है, तो ड्यू टू दैट वेरीड नेचर आपका जो लैंड का यूटिलाइजेशन है वो भी हर जगह पर है डिफरेंट। तो एक पिक्चर यहाँ पे शो करी गई है, ये है साल्सबर्ग ऑस्ट्रिया की। यहाँ पर बताया गया है कि एक रिवर है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, आप इसको थोड़ा जूम करके पिक्चर को देखिएगा। यहाँ ब्लू कलर से यहाँ पे रिवर शो करी गई है। यहाँ पर फिर आपके कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग पॉपुलेशन रह रही है, कुछ एरियाज़ हैं जो सिर्फ फॉरेस्ट से ही कवर्ड हैं, आपके अनहैबिटेबल है,
है, मतलब वहाँ पर लोग नहीं रह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है यहाँ पर कि लैंड यूज़ के बारे में बताया गया है कि आप कहीं पर भी अगर लैंड की यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है लोग अपने रहने के लिए ही लैंड को यूटिलाइज करते हैं, बट थिंग इज़ कि लैंड कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिपेंडिंग कि वहाँ पर वो कैसी है, मतलब वहाँ पर टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, क्या क्या मिनरल्स वहाँ पर मिलते हैं और वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है। क्योंकि आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ह्यूमन बींग्स अगर कहीं पर भी रिसाइड करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो उनको चाहिए दैट इज़ वाटर, ठीक है। तो बिना वाटर के कोई भी लाइफ कहीं पर भी सस्टेन नहीं कर सकती है। तो आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि जहाँ पर भी आपके रिवर सोर्सेज हैं या पानी का सोर्स जहाँ पर भी है वहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ पर भी रिवर होगी वो पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर आपके पीपल की होगी हाई। क्यों होगी हाई? क्योंकि रिवर के अक्रॉस जो आपकी सॉयल होती है वो भी होती है फर्टाइल, और फर्टाइल होने की वजह से लोग वहाँ पर खेती भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कल्टीवेशन करेंगे, खाना भी उग जाएगा, पानी भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आपकी मोस्ट पॉपुलस जो जगह हैं, जो हम बोल रहे हैं कि 90% पॉपुलेशन में से जो 30% है वो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम सिर्फ रिवर के बॉर्डर्स पर ही वो रहती है या मार्जिन्स पर ही वो रहती है, ठीक है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो गैंजेटिक प्लेन्स, ठीक है। तो गैंजेटिक प्लेन्स के नदर्न साइड भी सदर्न साइड भी दोनों तरफ ही आपकी जो पॉपुलेशन है जो आपका आता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो आपका एरिया आता है इसमें फिर बिहार भी है, बंगाल भी है, ठीक है ना। ये सारे के सारे रीजन आपके मोस्ट पॉपुलस हैं अगर हम इंडिया के अंदर भी बात करते हैं, ठीक है जी। तो अब देखें यहाँ पर ये एक टेबल बनाई गई है और इस टेबल में समझाया गया है कि डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है ना, टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसी है, कहीं पर भी जो लैंड है वो क्रॉप के लिए भी यूज़ होगी, मतलब क्रॉप लैंड भी होगी, वहाँ पर कुछ क्रॉप भी उगाई जा सकती है जैसे कि वीट है, राइस है ना, अनाज जिसको हम लोग बोलते हैं। एज अ पास्चर भी यूज़ कर सकते हैं उसको, पास्चर बोले तो जहाँ पर गाय भैंस आपकी घास चरने के लिए जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड पास्चर। फॉरेस्ट मतलब बड़े बड़े वहाँ पर ट्रीज़ होंगे, तो अगर पानी कहीं पर बहुत ज़्यादा है तो आपके बड़े ट्रीज़ होंगे, पानी की कहीं पर स्कैरसिटी है तो ट्रीज़ की हाइट जो है वो शॉर्ट हो जाएंगी, बुशेस आपको मिलेंगी। और अगर कहीं पर पानी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है जैसे कि हैं डेजर्ट्स, तो वहाँ पर आपको थॉर्नी प्लांट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरोफाइट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फॉरेस्ट के साथ फिर आप क्या जाते हैं अदर यूजेस। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपका जो लैंड है वो अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ठीक। तो आपको इस पिक्चर को देखना है और बताना है कि यहाँ पर जो लैंड है वो किस किस तरीके से यूटिलाइज हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज में आपको बताया गया है यही जो चीज़ जो हम लैंड यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो एक रफ यहाँ पर एक पिक्चर बनाई गई है, ठीक है। क्या बताया गया है इस पिक्चर में कि दिस वन इज़ योर फर्स्ट पिक्चर, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज़ योर फोर्थ पिक्चर, ठीक है। तो उसमें बताया जा रहा है कि पहले जो आपका पूरा का पूरा लैंड था, ये बताया जा रहा है आपको कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे ह्यूमन नीड्स जो हैं वो चेंज होती गई, है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते थे पहले, हम हंटर्स से, है ना, हंटर्स बोले तो हम लोग पत्थर या भाले का इस्तेमाल करके हम लोग खाना अपना खाते थे, कच्चा खाना हम लोग खाते थे। फिर आग पता चली तो हम खाने को क्या भून के हम लोग खाना शुरू कर दिया। तो डिपेंडिंग ऑन दैट जैसे जैसे हमारी नीड्स बढ़ती चली गई, जो एरिया का यूटिलाइजेशन है वो भी हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होते चले गया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है एक विलेज का सीन है यहाँ पे। तो यहाँ पर दिखाया गया ये वाला पार्ट, यहाँ पर हट है, यहाँ बराबर में आपका ग्रासलैंड है ये पूरा, और ये क्रॉपलैंड है आपका पूरा, खेती के लिए इस्तेमाल होना है, और ये छोटी छोटी हट्स यहाँ बीच में है, और ये जो पोर्शन है ये सिर्फ आपका यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट है, ठीक है। अब सेकेंड केस में क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी ह्यूमन नीड्स बढ़ी तो पहले कच्चे घर थे, ठीक है ना, घास फूस से बने हुए थे, लेकिन अब जो घर थे वो कंक्रीट के हो गए। पहले हम गाय या भैंस जो है उसका इस्तेमाल करते थे खेती के लिए भी, बैल जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब फिर ट्रैक्टर का यूटिलाइजेशन होने लगा तो अगैन चेंज, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो यहाँ पर देखें ये पोल्स बने हुए हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी वायर इस तरीके से जा रही है, ठीक। फिर क्या हुआ और हमारी नीड्स चेंज हुई, तो हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे क्रॉपलैंड वाले पार्ट को भी पूरा का पूरा इसको एक कमर्शियल आपका जो एरिया है रेजिडेंस के लिए लोगों के, हमने उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखिए बस है, कार है, ये इसको चेंज कर दिया है। फिर इसके बाद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इनके बाद आई ट्रेन्स, ठीक है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है आपको, दो पैरेलल लेन, ठीक है ना, यहाँ पर दिखाई हुई हैं, टू वेज को बना दिया गया है, यहाँ पर पार्क बना दिया गया है एक जगह और एक जगह आपकी
पहले 1 फ्लोर पर था आपका, लेकिन फिर उसके बाद आपकी स्काई स्क्रैपर्स जो हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं, उनका डेवलपमेंट हो गया। ठीक, तो ये बता रहा है आपको कि लैंड का यूज़ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम भी किस तरीके से चेंज हुआ। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो लैंड होता है वो भी 2 तरीके का होता है। फर्स्ट लैंड इज़ प्राइवेट लैंड और दूसरा आपका होता है कम्युनिटी लैंड, है ना। तो कम्युनिटी लैंड बोलने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस वाले फिगर के अंदर, ये वाला जो एरिया है आपका पूरा वो फ्री है ना। फ्री बोले तो ये जो भी फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं वो इसको यूटिलाइज़ कर सकती हैं। तो किसी एक कॉमन एरिया को अगर कोई भी कम्युनिटी के कोई भी लोग या ग्रुप के लोग अगर उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो उसको बोला जाता है कम्युनिटी लैंड, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक एरिया सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज़ होता है, एक फैमिली के लिए सिर्फ वो इस्तेमाल होता है, तो उसको नाम दिया जाता है प्राइवेट लैंड, ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होती गई और इवोल्यूशन इस तरीके से होता चला गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज क्या बोलता है कि हमारे यूटिलाइजेशन से जैसे जैसे हमने ये चीज़ें करी तो इसी के साथ साथ क्या हुआ कि लैंड का डिग्रेडेशन भी स्टार्ट हो गया। और लैंड का डिग्रेडेशन स्टार्ट हुआ तो उसमें हुआ क्या, रेट ऑफ डिग्रेडेशन इंक्रीज होने की वजह से आपका एफॉरेस्टेशन, ठीक है ना। क्या करना चाहिए था, हमको पेड़ लगाने चाहिए थे, लेकिन हमने उसके बजाय क्या कर दिए, पेड़ काट दिए, है ना। पेड़ लगाने को बोलते हैं एफॉरेस्टेशन और पेड़ काटने को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। हमारा जो फोकस है वो एफॉरेस्टेशन से चेंज हो गया डिफॉरेस्टेशन में, ठीक है। तो लैंड जो है आपका उसके ऊपर, क्योंकि हमें अब कल्टीवेशन जो लैंड था हमारा जहाँ पर हम पहले क्रॉपलैंड के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी आपका जो एरिया है वो डिक्रीज़ हो गया, तो फर्टिलाइज़र का यूज़ भी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा बढ़ गए, पेड़ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काट दिए आपके, ठीक है। और जो केमिकल्स या सीमेंटेशन जो है आपका वो भी अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से लैंड आपका हो गया डिग्रेड, जिसकी वजह से हुआ क्या कि वाटर जो आपका अंडरग्राउंड जाना चाहिए था वो अंडरग्राउंड वाटर की भी क्या हो गई, शॉर्टेज। तो हमारा जो वाटर है वो भी किस फॉर्म में आने लगा, पैकेज्ड फॉर्म्स में, ठीक है। तो पैकेज फॉर्म्स में जो ये वाटर आया, अब नेक्स्ट इसी में ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है उस डिग्रेडेशन को दिखाते हुए बताया गया कि इसी लैंड यूज़ के चेंज होने की वजह से जो लैंडस्लाइड्स हैं उनका अमाउंट भी हो गया इंक्रीज, ठीक है। अब लैंडस्लाइड क्या होती है, लैंडस्लाइड होती है जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड बनाई गई है। ये देखिए आप, स्काई स्क्रैपर्स हैं यहाँ पर, ये पूरा आपका माउंटेनियस रीजन है और इस माउंटेनियस रीजन से यहाँ से ये रेड वाला पार्ट है ऊपर से कहाँ गया है, नीचे। तो आपका लैंड इन द फॉर्म ऑफ डेब्रीज अगर वो ऊपर वाली प्लेसेस से, मतलब अपर हाईलैंड से अगर वो नीचे लोअर हाईलैंड्स की तरफ अगर वो मूव करने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्लाइड। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इट मे बी वाटर, ठीक है ना। क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जिसकी वजह से आपकी रॉक्स टूट जाएं और वो ऊपर से कहाँ आ जाए, नीचे। मे बी ब्लास्ट, है ना, क्योंकि जब हम यहाँ पर देखिए इतना सारा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको भी मालूम है ये चीज़ें आपका सिर्फ एक छोटे से चीज़ से खोदने से नहीं बनेंगी, आपको क्या करना पड़ेगा, उस एरिया को पूरे को प्लेन करने के लिए वहाँ पर ब्लास्ट भी करने पड़ेंगे। तो ड्यू टू दैट जो आपकी रॉक्स या डेब्रीज वहाँ पर पहले से प्रेजेंट थी वो क्या हो जाएंगी, लूज मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगी और लैंड आपकी अपर एरियाज से नीचे एरियाज में स्लाइड होकर के आ जाएगी, ठीक है जी। तो लैंडस्लाइड है यहाँ पर, अभी आपने देखा भी होगा रिसेंट न्यूज़ में भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इस बारे में। तो कुछ इसमें एग्जांपल बहुत पहला पुराना दिया हुआ है, ठीक है। केस स्टडी दी हुई है कि पंगी वैली जो है आपकी रेकोंग पियो में, ठीक है, जो कि है आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पर हुई थी। और उस लैंडस्लाइड में हुआ क्या था कि आपका जो नेशनल हाईवे 22 था वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान तिब्बत दोनों रीजन को तो ज्वाइन करता था, वो पूरा का पूरा उस लैंडस्लाइड से ढक गया था, ठीक है ना। तो 200 मीटर का स्ट्रेच था जो पूरा इसकी वजह से खराब हो गया था, ठीक है। हुआ क्यों था, क्योंकि वहाँ पर हुई थी इंटेंस ब्लास्टिंग, ठीक है। उस ब्लास्टिंग की वजह से जो रॉक्स हैं आसपास की वो हो गई थी वीक और जैसे ही आपकी रेनफॉल हुई वो सारा आपका लैंडस्लाइड के फॉर्म में कोलैप्स हो गया पूरा चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है मिटिगेशन मैकेनिज्म। मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या है कि क्या कर सकते हैं हम इन चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो अब हमने जो नेचर को ऑलरेडी नुकसान पहुंचा दिया है, ठीक है ना, तो उसको हम किस तरीके से टैकल करेंगे, तो कैसे करेंगे, एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स, ठीक है, हैव एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉजेस लैंडस्लाइड्स। अब हमें पता चल गया लैंडस्लाइड क्यों हो रही है, क्योंकि हमने ब्लास्ट किया, ठीक है ना। तो अब हमें पता चल गया हमने ब्लास्ट किया है तो लैंडस्लाइड हुई है, तो ऑब्वियसली बात है हम उसको जो ब्लास्ट की इंटेंसिटी है उसको हम ज़्यादा ना रख के उसको हम लेवल क्या कर दें, डाउन कर दें। तो दीज आर दी मिटिगेशन
मिटिगेशन टेक्निक्स जो बताई गई हैं किस तरीके से हम लैंडस्लाइड को आपका कम कर सकते हैं। बंद तो नहीं कर सकते बट या वी कैन रिड्यूस द अमाउंट। तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला हैज़र्ड मैपिंग करें, ठीक है ना। हम क्या करें, ये पता लगाएं कि जो आपके एरियाज अर्थक्वेक या वोल्केनो की रेंज के अंदर आते हैं, जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी के अर्थक्वेक आ सकते हैं मोर देन 5, जिनकी रिक्टर स्केल पर इंटेंसिटी हो, ठीक है। आपको मालूम ही होगा इस बारे में, है ना। तो नहीं मालूम है तो ध्यान रखिएगा, अर्थक्वेक के लिए रिक्टर स्केल होता है और रिक्टर स्केल पर आपकी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी अगर 5 to 10 के बीच में है तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के माने जाते हैं और आपके घरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एरिया में जो आपकी अर्थक्वेक या आपकी वोल्केनो के लिए ज़्यादा एक्टिव है या ज़्यादा प्रोन है, वहाँ पर आप ये जो ब्लास्ट है वो ना करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन करें किसका, रिटेंशन वॉल का, टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। आपने देखा होगा जब आप हिली एरियाज में कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीके से बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं आपके रॉक के, ठीक है। उनको एक आयरन की इस तरीके से वॉल के थ्रू, ठीक है, एक बड़ी बड़ी लाइंस के अंदर पूरे के पूरे माउंटेन जो होता है, जो उसका लास्ट पॉइंट होता है, वहाँ पर एक वॉल से फॉर्म कर दी जाती है, ठीक है। तो ये जो स्लिपिंग है, वॉल स्लिपिंग जो है, इनकी हेल्प से भी हम लोग इन लैंडस्लाइड्स को रोक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया है कि वेजिटेशन कवर जो है आपका, अगर हम उसको इंक्रीज़ करते हैं, मतलब एफॉरेस्टेशन अगर हम लोग करें तो भी हम इस लैंड को बचा सकते हैं लैंडस्लाइड्स होने से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आपका जो ड्रेनेज है उसको अगर हम कंट्रोल करते हैं, ध्यान रखिएगा माउंटेन्स के ब्रेक होने का, ठीक है, एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पर क्या होते हैं, जो ट्रीज़ हैं, ट्री की जो रूट है वो क्या करती है, रॉक्स के अंदर पेनिट्रेट करती है और जब उसके ऊपर पानी गिरता है तो उसके फूलने की वजह से रॉक भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या हो जाती हैं, एक्सफोलिएशन की वजह से टूटने लगती हैं, ठीक है। तो उसका भी रोकना, उसको भी हम लोग रोक सकते हैं अगर हम लोग क्या करें, और ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करें, क्योंकि ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो उन रॉक्स को एक साथ बाइंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो बड़े पेड़ों को ना काटें और ज़्यादा प्लांट लगाएं, तो इससे हम लैंड को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये लैंड यूज़ आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब लैंड, क्योंकि आपकी ऑब्वियसली बात है लैंडस्लाइड हो ही रही है तो सॉइल का वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि जो भी सॉइल आपकी आई है, ठीक है, वो कुछ ऐसे पार्ट में चली जाएगी जहाँ आप उसको ना तो पेड़ लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही वहाँ पर आप कोई भी क्रॉप जो है उसको आप उगा सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो नई सॉइल का फॉर्मेशन होने में हमें क्या क्या फैक्टर्स चाहिए, ठीक है, और कैसे हम इस चीज़ को रिटेन कर सकते हैं, ये पूरा इस पेज के ऊपर बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जाना चाह रहा है कि व्हाट इज़ सॉइल, ठीक है। तो सॉइल क्या होती है, सॉइल होती है एक थिन लेयर, ठीक है। ये पूरा का पूरा रॉक स्ट्रैटा आपका बनाया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि जो आपकी रॉक जो कि आप क्रॉप कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो किस तरीके से फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसके सबसे लोअर पार्ट में, ठीक है, ये कहाँ की बात हो रही है आपके, ये बात हो रही है जब हम अर्थ के अंदर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो आपकी सबसे अंदर जो रॉक होती है उसको हम लोग नाम देते हैं पेरेंट रॉक, ठीक है। और पेरेंट रॉक ही डिसाइड करती है कि कहीं पर भी आपकी जो सॉइल है वो कैसी प्रेजेंट होगी, मतलब वो एलुवियल सॉइल होगी, वो ब्लैक सॉइल होगी, वो रेड सॉइल होगी, वो लेटेराइट सॉइल होगी, या फिर वो माउंटेनियस सॉइल होगी, ठीक है। तो सॉइल का टाइप जो है वो डिसाइड करेगा पेरेंट रॉक कहीं पर भी जो प्रेजेंट है, ठीक है। देखें अब पेरेंट रॉक के ऊपर वाला जो पार्ट है वो यही रॉक जो टूटे वाले फॉर्मेट में है, वेदरिंग के थ्रू जो होगी वो अपर वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर उससे जो आपकी जो ऊपर लेयर होती है उसमें और छोटे छोटे आपको कहने चाहिए पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्ले और सिल्ट, ठीक है। और सबसे ऊपर वाली लेयर के अंदर आपकी प्रेजेंट होती है वेजिटेशन, ठीक है। तो जो अपर लेयर है जिसके अंदर ये वेजिटेशन आपकी प्रेजेंट होती है, दिस होल इज कॉल्ड सॉइल, ठीक है। तो ये क्या होती है, लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, थिन लेयर कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ ऑन विच वेजिटेशन कैन बी सस्टेन, या जहाँ पर पेड़ पौधे आराम से हो सकते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं सॉइल, ठीक है। मिलती कैसे है, वेदरिंग प्रोसेस से। नाउ व्हाट इज वेदरिंग, यहाँ पर डिफाइन किया गया है उसको, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स, ठीक है। यानी कि कौन सी रॉक्स हैं, जो हवा के, पानी के, सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, ऐसी रॉक्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। क्या होगा, जब बार बार उसके ऊपर पानी गिरेगा, बार बार वो सूखेगी, तो उसकी जो अपर लेयर है वो वीक होने की वजह से टूट जाएगी, ठीक है। फिर पानी गिरेगा, फिर सूखेगी, तो अपर लेयर फिर से क्या होगी, टूट जाएगी। तो इस तरीके से आपकी रॉक्स का क्या होता है, ब्रेकेज होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, ठीक है। तो आपका एयर तो है ही,
वाटर भी है, सन भी है, और इसी के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो हैं आपके, या आपके छोटे मोटे प्लांट्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं, वो भी इसमें आपकी वेदरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्पफुल हैं किस तरीके से हैं आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। जो हम बात करते हैं बरोइंग एनिमल्स, है ना, बरोइंग एनिमल्स मतलब क्या होते हैं, जो सुरंग बना करके अंदर रहते हैं। ठीक है, फिर चाहे वो आपके रैट चूहे हैं, फिर चाहे वो खरगोश हैं, रैबिट हैं आपके, है ना, या आपके अर्थवर्म भी हैं, वो सब क्या करते हैं, रॉक के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। तो वो रॉक्स को क्या करेंगे, बड़े बड़े आपके जो साइजेस हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, टाइनी पार्टिकल्स के अंदर, टाइनी रॉक्स के अंदर वो उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है, बड़ी रॉक्स का छोटे रॉक्स में टूटना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना इज वेदरिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, ये आपकी सारे के सारे लेयर्स के क्या हैं, सॉइल की लेयर्स जो हैं उसके पार्ट हैं, क्या क्या उसके अंदर होता है, इसको हम लोग स्पेसिफिकली नाम देते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, तो जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एनडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सॉइल प्रोफाइल का जो कंसेप्ट है वो आपका 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, तो 9th ऑनवर्ड्स आपको और ज़्यादा अच्छी चीज़ इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल 8th क्लास की ज्योग्राफी में इतना ही है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ पेरेंट रॉक की बात करी गई है, वेदर्ड रॉक मटेरियल की बात करी गई है, डेफिनेशन देख लें, वेदरिंग आ चुकी है, और ये आपके स्टेट पीसीएस में और जो यूपीएससी एग्जामिनेशन है दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डिग्रेडेशन जो ऑफ सॉइल जो है ये किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है, तो उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है कि सॉइल फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी कहा आपको, वो है आपका पेरेंट रॉक। ठीक है, क्योंकि पेरेंट रॉक डिसाइड करेगी कि कौन सी सॉइल आपको वहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल है तो आपको मालूम होना चाहिए थिन स्लिट के फॉर्म में वो होती है, क्ले के फॉर्म में वो होती है, और बहुत फर्टाइल वो होती है। ठीक है, तो ये पेरेंट रॉक डिसाइड करेगी कि वहाँ पर आपको कैसी सॉइल मिलने वाली है। ठीक है, तो वो डिसाइड क्या क्या करेगी, आपकी डिटरमाइन कलर, सॉइल का कलर कैसे होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। ब्लैक सॉइल बोले तो ब्लैक ही होगा, ऑब्वियसली बात है, उसका कलर। एलुवियल सॉइल बोलते हैं तो डार्क ग्रे टू ऐश ग्रे उसका कलर होता है। ठीक है, टेक्सचर कैसा होगा उसका, केमिकल क्या प्रॉपर्टीज होंगी, मिनरल्स होंगे, आपको मालूम होना चाहिए। आपकी जो सॉइल है वो एल्कलाइन भी होती है, एसिडिक भी होती है। ठीक है ना, एल्कलाइन और एसिडिक की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक एल्कलाइन या सलाइन सॉइल भी आपने नाम सुना होगा, और एसिडिक की जब हम लोग बात करते हैं तो माउंटेनियस सॉइल जो है आपकी बहुत सारी मतलब 2-3 सॉइल हैं इसमें, जिसका आपको स्पेसिफिक नाम जो है वो पता होना चाहिए कि विच आर एल्कलाइन, विच आर आपकी सलाइन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंटेंट कैसा है, मतलब क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट है। एनपीके की हम लोग बात करते हैं तो इंडिया की सॉइल नाइट्रोजन डेफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन बाकी और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट हैं, परमेबिलिटी कैसी है ना, क्या मतलब है इसका, परमेबिलिटी बोले तो कि पानी को कितना वो रिटेन कर सकती है, मतलब हमने सॉइल को पानी दिया तो वो पानी अपर लेयर में ही रहेगा, वो सीप आउट करके डाउन पेरेंट रॉक तक वो पानी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि सॉइल कैसी है, उस पर ये डिपेंड करने वाला है। ठीक, तो पेरेंट रॉक उसकी कैसी है, ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा, सॉइल कौन सी है आपकी। नाउ नेक्स्ट है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स बोले तो ऑल्टीट्यूड, है ना, टेम्परेचर या क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पर कैसी हैं। तो अगर आपका माउंटेनियस वाला पार्ट है, ठीक है, तो माउंटेन वाले पार्ट के ऊपर रिलीफ फीचर डिफरेंट होने की वजह से जो सॉइल है वो प्लेन वाले पार्ट से बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल्टीट्यूड मैटर करेगा, स्लोप भी मैटर करेगा, और आपका यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सॉइल एक्यूमुलेट होने वाली है वो भी मैटर करेगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा माउंटेनियस रीजन्स के अंदर आपको प्राइमरीली जो आपकी कैश क्रॉप्स होती हैं वो थोड़ा कम देखने को मिलती हैं, लेकिन सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा होती हैं। राइस भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, ठीक है ना, कि आपके अर्थवर्म है, रैबिट है, क्या रैट है, ये क्या बनाते हैं, बरो, पेरेंट रॉक को तोड़ते हैं एंड हेंस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट फ्लोरा फोना, इसमें आप ध्यान रखिएगा, फ्लोरा फोना ये रिप्रेजेंट करता है प्लांट्स, एनिमल्स, और साथ में एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टाइम। टाइम इज ऑल्सो अ वेरी फैक्टर। यू शुड नो कि एक फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनाने के लिए भी इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके से सॉइल को डिग्रेड कर रहे हैं तो सॉइल को बनने में एटलीस्ट इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। कुछ सेंटीमीटर को हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हैं, तो अगर एक थोड़ा सा पैच आपको बनाना है तो उसके लिए क्या लगेगा आपको, मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट क्लाइमेट।
ठीक है। क्लाइमेट से आप ध्यान रखिएगा कि कहीं पर तो आपका कोई ऐसे रीजन है जो इक्वेटर के बिल्कुल पास है, तो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर आपका रहने वाला है मोर देन 35 डिग्रीज, है ना। तो 35 टू 50 डिग्री की रेंज में वहाँ पर टेम्परेचर होगा। कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पर हमेशा आइस का ही फॉर्मेशन होता है ना, या ग्लेशियर्स ही आपके प्रेजेंट हैं, जैसे कि आपके पोल्स हैं। तो टेम्परेचर कहीं पर कैसा है, रेनफॉल कैसी वहाँ पर हो रही है, वेदरिंग इफेक्ट कैसा है वहाँ पर, और ह्यूमस कैसा है सॉइल के अंदर, ठीक है। कि मतलब कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं डेसिडुअस ट्रीज या डेसिडुअस प्लांट्स। बोलने का मतलब क्या होता है, ऐसे पेड़ जो कि पानी को बचाते हैं, ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी पत्तियां को गिरा देती हैं, ठीक है। तो जो भी वो इस तरीके से सूखे हुए पेड़ पौधे या पत्तियां जो भी ज़मीन पे गिरती हैं, दैट कंस्टिट्यूट ह्यूमस, ठीक है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट में ह्यूमस का कंटेंट कितना होगा, ये भी आपका सारा का सारा क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल कैसी होगी वहाँ पर, इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो माउंटेनियस सॉइल जो होती है उसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं किसी भी प्लेस पर सॉइल की फॉर्मेशन में। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि हम सॉइल की ही बात कर रहे हैं और बोला हमने कि कुछ फ्यू सेंटीमीटर सॉइल को बनाने में ही आपको हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो दीज आर ऑल द मेथड्स बाय विच वी कैन कंजर्व सॉइल, ठीक है। सॉइल को हम लोग जो है इरोड होने से या फिर बेकार होने से हम उसको बचा सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देख लें आप, यहाँ पे बहुत सारी कलरफुल पिक्चर बनाई गई हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस यहाँ पे दी गई हैं जो आप कर सकती हैं। रिपीटेडली हर साल इस पार्ट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, आप कहीं पर भी काउंटर प्लगिंग ये वर्ड है, हर बार आपके एग्जामिनेशन में रहता है, लेकिन आप इस वर्ड को कहीं पर भी ढूंढेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो काउंटर प्लगिंग की जो डेफिनेशन है वो आपको सिर्फ दी हुई है एनसीईआरटी की बुक में, जो कि 8th क्लास ज्योग्राफी में है। सिर्फ यही 3 लाइन्स हैं यहाँ पर, आप इसको एलेबोरेट फैशन में और भी कर सकती हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ होती है, देखिए वन बाय वन। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बोली गई है, टॉपिक है यहाँ पर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है, कि हम किस तरीके से अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो कैसे कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ सोर्स। मतलब क्या है कि आपकी जो सॉइल है वो रिसोर्स तो है आपका, लेकिन अगर वो एक पॉइंट से मूव करके दूसरी जगह पर चले जा रही है तो सॉइल का एज अ होल जो उसका मीनिंग है वही लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए सबसे पहले तो जो सॉइल जहाँ है उसको वहीं पर हमें क्या रखना है, रिटेन रखना है, ठीक है। तो रिटेनमेंट कैसे होगा, क्या करें हम लोग, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सॉइल का डिग्रेडेशन कर रही है ना, कैसे कर रही है, बाय डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। गाय भैंस जो आपकी हैं जो ग्रेजिंग पास्चर्स के लिए जाती हैं, वहाँ पर अगर ओवर ग्रेजिंग हो गई तो भी आपका सॉइल का डिग्रेडेशन हो जाएगा। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, जैसे आपको मालूम ही होगा पंजाब और हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा जिप्सम ऐड करने की वजह से वहाँ की जो सॉइल है उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का वहाँ पर इस्तेमाल किया तो आपका सॉल्ट कंटेंट इंक्रीज़ होने की वजह से अब उसको जिप्सम से वहाँ पर निगेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी जो सॉइल है वो फर्टाइल से हो जाएगी इनफर्टाइल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अब इसीलिए फोकस हो रहा है ताकि हमने जितने भी ज़्यादा केमिकल सॉइल के अंदर दिए हुए हैं वो हम किसी तरीके से उसको निगेट तो नहीं कर सकते, बट हाँ वी कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्या है, रेन वॉश, पानी से भी आपकी बहुत सारी जो टॉप लेयर है वो आपकी उड़ जाती है या बह जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर। इसी में एक और वर्ड ध्यान रखिएगा, फ्लैश फ्लड्स, क्योंकि आजकल क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा एडवर्स हो गई हैं, तो फ्लैश फ्लड की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा राइज हो गई है। मतलब एकदम से पानी का बहाव आना और सिर्फ टॉप लेयर को अपने साथ वो लेकर के चले जाना, ठीक है। तो ये भी आपकी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि रिजल्ट करती है टॉप सॉइल के डिग्रेडेशन में। नाउ नेक्स्ट कम्स लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, ठीक है। तो इन सब की वजह से आपकी जो टॉप सॉइल है वो वहाँ से क्या हो जाती है, रिमूव, और उसी पैच पर दोबारा वेजिटेशन आने में इट टेक्स अराउंड 10 to 20 ईयर्स, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं से अगर टॉप सॉइल हट गई, ठीक है, तो दोबारा वहाँ पर प्लांट को उगाना कितना मुश्किल है, ठीक जी। तो यहाँ पर हैं कुछ कंजर्वेशन मेथड सॉइल के लिए। तो क्या है, सबसे पहला है मल्चिंग। व्हाट इज मल्चिंग, तो मैं डेफिनेशन बता रही हूँ वन बाय वन, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो ग्राफिकली में हम समझा सकते हैं वो पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। तो मल्चिंग क्या है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। क्या बताना चाह रहा है कि एक पौधा हमारा यहाँ लगा हुआ है,
एक पौधा हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, तो इन दोनों प्लांट्स के बीच का जो पार्ट होता है आपको मालूम होगा उसमें भी छोटे छोटे पौधे रहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग घास फूस या ग्रास से जिसको हम डिनोट करते हैं। तो ये छोटी छोटी जो ग्रास यहाँ पर प्रेजेंट होती है, दिस हेल्प्स इन रिटेनिंग मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो दिस थिंग इज कॉल्ड मल्चिंग, ठीक है। फिर क्या है, काउंटर बैरियर्स, ठीक है, या कंटोर बैरियर्स, ठीक है, क्योंकि यही कंटोर प्लगिंग में भी वर्ड यूज होगा, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा व्हाट इज कंटोर बैरियर, तो इसको आप काउंटर प्लगिंग में भी वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंटोर बैरियर्स क्या होता है कि हमारे पास लैंड का जितना पार्ट प्रेजेंट है उसके चारों तरफ या तो हम स्टोन रख दें, या तो हम छोटे छोटे प्लांट उगा दें, या किसी भी हम फेंसिंग के थ्रू उसके पूरे के पूरे एरिया को बाकी पार्ट से अलग कर दें, ताकि जब भी हम उस पार्ट के अंदर पानी दें तो उस पार्ट की सॉइल उसी के अंदर रहे, उससे बाहर बह के बाहर की तरफ ना जाए। तो दिस थिंग इज कॉल्ड काउंटर बैरियर्स। स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग काउंटर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर, ठीक है। क्या करते हैं, और जैसे कि ये आपका पूरा प्लॉट है, तो इस प्लॉट के बाद सामने एक नाली बना देंगे और उस नाली में पानी जाने की जगह रहती है, ताकि अगर थोड़ा बहुत मिट्टी अगर चली भी जाए तो उस नाली में वो इकट्ठा हो जाए और वापस उसको हम उठा के वापस से अपने जो लैंड है उसके अंदर डाल सके, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको कॉमनली मिल जाएगी, नदर्न प्लेन्स में भी आपको मिलेगी, सदर्न साइड में मुझे आइडिया नहीं है, नदर्न प्लेन्स में तो है इंडिया के, और आपको जो ये आपके हिमालयन रीजन है वहाँ पर भी आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। हिमालयन रीजन में क्या करते हैं, छोटे छोटे, आपको तो मालूम होगा, एक पैच स्टेप वाइज वो लोग फार्मिंग करते हैं, मतलब पहला स्टेप फिर दूसरा स्टेप। तो पहले स्टेप की वो जो बाउंड्री करते हैं वो छोटे छोटे घास होती है, एक साथ ही बहुत सारी होती है, ठीक है, तो वो उसको उठा करके उसके सारे के सारे कॉर्नर में वो रख देते हैं, या फिर बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो उनको कॉर्नर्स पे रख देते हैं। तो उससे जो सॉइल है, जब वो अपर वाले पार्ट को पानी देंगे वो सॉइल ऊपर से नीचे वाले पार्ट में जाने से रुक जाएगी, ठीक है। तो दिस थिंग इज कॉल्ड कंटोर बैरियर्स। नेक्स्ट इज रॉक डैम, ठीक है। रॉक डैम क्या चीज़ होती है कि रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। एक के ऊपर एक रॉक्स को रख देते हैं, जिससे अगर पानी का फ्लो धीरे हो जाएगा तो जो हमारी मिट्टी एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जा रही थी, या एक प्लेस से अपर प्लेन से लोअर प्लेन में जा रही थी, उसका जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो रॉक के डैम हम लोग बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, दीज आर द टर्म्स विच आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट वन इज योर टेरेस फार्मिंग, ठीक है। टेरेस फार्मिंग क्या है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, दिस इज टेरेस फार्मिंग, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक माउंटेन है, ऊपर से लेके नीचे तक एक स्लोप जा रहा है, तो एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप फिर चौथा स्टेप, और हर एक स्टेप को क्या किया गया है, चारों तरफ एक काउंटर बैरियर से मल्चिंग के थ्रू जो है क्या कर दिया गया है, इसमें डिमार्केशन किया गया ताकि अपर पार्ट की सॉइल लोअर पार्ट में ना जाने पाए, ठीक है। तो टेरेस फार्मिंग क्या है, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स, है ना, जो स्लोप इस तरीके से था उसको 1 2 3 ऐसे स्टेप्स में डिमार्केट करने की वजह से सॉइल एकदम से ऊपर से नीचे नहीं गिरेगी, वो उन्हीं स्टेप्स के ऊपर अब रुक जाएगी, ठीक है। तो हम फार्मिंग के लिए उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, तो सरफेस की टॉप लेयर उड़ जाना इस चीज़ को भी वो रोकता है और सॉइल इरोजन को भी रोकता है, ठीक है। टेरेस फार्मिंग। नाउ कम्स इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या चीज़ है कि हमारी मेजर क्रॉप है, जैसे हम लोग बोलते हैं वीट एंड राइस, ठीक है, या शुगर केन है हमारी, तो वीट, राइस या शुगर केन, ये जो हमारी क्रॉप्स हैं, इनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसके बीच में भी हम सॉयल को बैरन ना छोड़ के कोई और क्रॉप उसमें अगर हम उगा दें, तो वहाँ की जो सॉयल है वो अगर हवा पानी बारिश कुछ भी ऐसी चीज़ होगी तो उससे उड़ के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। तो दिस थिंग इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। तो क्या है ये चीज़, डेफिनेशन देख ले एक बार। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट सॉयल, alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash, ठीक है। आपके सीज़न के, ठीक है, तो रबी और खरीफ तो है ही, लेकिन बीच के जो पीरियड है वो ज़ैद क्रॉप्स जिसको हम लोग बोलते हैं, या आपकी इंटरमीडिएट क्रॉप्स होती हैं, इनका टाइम पीरियड भी छोटा होता है और सॉइल की फर्टिलिटी को वापस रिटेन करने में ये हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज काउंटर प्लगिंग, ठीक है। नाउ व्हाट इज काउंटर प्लगिंग? काउंटर प्लगिंग क्या है, प्लगिंग पैरेलल टू द contours or a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope, ठीक है। मतलब जैसे आपका ऊपर से नीचे तक स्लोप है,
उसी स्लोप के पैरेलल लाइंस के अंदर आप लोग क्या करें, फार्मिंग करें, जिससे आपका जो सॉयल है, मतलब जो पानी का जाना है वो एक लाइन के थ्रू हो जाए और सॉयल का जो इरोजन है वो बहुत हद तक आपका रिड्यूस हो जाए। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ग्रीन येलो पैच में, ये आपको बता रहा है यहाँ पर काउंटर प्लगिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। एंड लास्ट इज योर शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है आपका, ये आप देख सकते हैं कि जो भी आपका एक ग्राउंड है ना, ये खासतौर से ऐसे एरियाज में किया जाता है जहाँ पर विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका सॉयल का टॉप लेयर का जो इरोजन है या टॉप सॉयल का जो इरोजन है उसको रोकने के लिए हवा से, है ना, तो क्या करते हैं, पूरे के पूरे फील्ड के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं। तो अगर हवा आएगी भी तो बड़े बड़े पेड़ होने की वजह से उसका फ्लो थोड़ा सा धीमे हो जाएगा और आपकी टॉप लेयर वहाँ से उड़ने से दूसरे खेत में जाने से बच जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े बड़े पेड़ लगा देना, ठीक है। किसी भी एक कहना चाहिए कि कल्टिवेबल लैंड के अराउंड इसको हम लोग नाम देते हैं शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। ये कोस्टल एरियाज में या ड्राई रीजन्स में जनरली होती है, जहाँ पर हम प्लांट्स को लगा देते हैं टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, ठीक है। विंड से सॉइल ना उड़े इसके लिए हम लोग करते हैं शेल्टर बेल्ट्स का फॉर्म, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट कम्स, ठीक है। चैप्टर बहुत लेंदी है, आप भी बोर हो गए होंगे, अभी भी बहुत सारे पेजेस इसमें बचते हैं, लेकिन टर्म बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इससे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बनते हैं और आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही एक डायग्राम एनसीईआरटी में बना रखा है जो आपको बता रहा है कि प्लांट लगाने से या एफॉरेस्टेशन से कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो देखें इसको डायग्राम को थोड़ा सा। यहाँ पर क्या किया है, एक ट्रे के अंदर मिट्टी भरी है, यहाँ पर भी ट्रे के अंदर मिट्टी भरी है, लेकिन यहाँ पर प्लांट्स लगा दिए गए हैं, ठीक है। फिर क्या किया, इसके ऊपर पानी डाला तो यहाँ पर देखा कि पानी के साथ मिट्टी भी आ गई, लेकिन जहाँ प्लांट्स लगे थे वहाँ पानी के साथ यहाँ जितना कंटेंट है मिट्टी का, यहाँ उतना कंटेंट नहीं है। तो ये शो करना चाह रहे हैं कि अगर आप एफॉरेस्टेशन करेंगे तो सॉइल के इरोजन को आप बचा सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आप चाहे तो उसको कर भी सकते हैं घर पे, है ना, लेकिन मम्मी से बच के, वरना मम्मी बहुत पिटाई करेगी, है ना। नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट, वाटर, ठीक है। तो एज सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स, वाटर इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि आपका लैंड जो है उसका ऑलमोस्ट 70% पानी से भरा हुआ है, लेकिन उस वाटर का सिर्फ कुछ परसेंट ही है जो हमारे लिए ड्रिंकेबल है ना। बाकी सब सलाइन होने की वजह से या ग्लेशियर के फॉर्म में जमा होने की वजह से हम उसको एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे वाटर के लिए बोला है, दिस इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। बहुत ज़रूरी नेचुरल रिसोर्स है हमारा। आपके अर्थ का 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है। डेटा दिया गया है कुछ 3/4 जो पार्ट है आपके अर्थ का वो पानी से कवर्ड है, जिसमें से जो ड्रिंकेबल वाटर है उसका अमाउंट बहुत कम है। और क्योंकि 3/4 पार्ट सिर्फ पानी ही है, इसलिए हम अर्थ को बोलते हैं वाटर प्लैनेट, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट, आपकी जो अर्थ है, क्योंकि जो ओशंस हैं आपकी वो काफ़ी टाइम पहले बनी थी, अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स बैक, ठीक है। तो आज की करंट सिचुएशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो ओशियंस कवर ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट, ठीक है। कितना पार्ट ओशंस कवर करती हैं, 2/3 पार्ट, है ना। और सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, इस चीज़ को जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स अर्थ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे अर्थ के ऊपर। जो फ्रेश वाटर है दैट अकाउंट्स ओनली 2.7%, फ्रेश वाटर जो है इस पार्ट में से सिर्फ आपका है 2%। तो आप लोग देख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास बहुत कम है। नियरली 70% वाटर जो है अर्थ का वो मान लिया हमने वाटर के फॉर्म में है, बट ड्रिंकेबल वाटर इज ओनली 2.7%, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात करेगी है इसमें, तो फ्रेश वाटर जो है वो मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस है आपके अर्थ का, ठीक है, जो सिर्फ हमको कहाँ से मिल सकता है, फ्रेश वाटर सोर्सेज से, जो कि हैं रिवर्स हैं आपकी, पॉन्ड्स हैं, इस फॉर्म में हमको यूटिलाइज होते हैं, या फिर ग्राउंड वाटर जो पानी सीप करके नीचे पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें आप,
एक थोड़ा सा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि 1975 में जो एक ह्यूमन जो पानी कंज्यूम करता था दैट वाज 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर, ठीक है ना। लेकिन ये नियर फ्यूचर जो है 2000 तक और राइज कर गया और ये जो डेटा है आपका वो चला गया 6000 तक, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली डबल हो गया हमारा कंजप्शन रेट, जो हम पहले पानी इस्तेमाल करते थे और आज जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें इसमें क्या बताया गया है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि आपके पास क्या है, पानी तो है अर्थ के ऊपर, लेकिन ड्रिंकेबल वाटर सिर्फ 2.7% है। तो हम इसी पूरे के पूरे वाटर को किस किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और वाटर की अवेलेबिलिटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर ये बात करी गई है, ठीक है। तो कैसे कैसे करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं, कुकिंग के लिए करते हैं। डिमार्केशन यहाँ पर किया गया है कि कितना हम पानी जो है पहले इस्तेमाल करते थे तो कितना पानी अब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फ्लशिंग है, वॉशिंग क्लोथ्स है, वॉशिंग यूटेंसिल्स है, गार्डनिंग है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके ये डिफरेंट तरीके हैं जिसमें हम वाटर को अपने घर के अंदर यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन हम अपने वाटर को रिसाइकल नहीं करते हैं, है ना। दैट पार्ट इज़ वेरी नेसेसरी। जो इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में ये मेंशन करना चाह रहा है कि आप वाटर यूज़ तो करें, लेकिन आपने ठीक है यूटेंसिल साफ करने के लिए आपने पानी इस्तेमाल किया, तो जो पानी वो निकला आप वो पौधों में डाल दें, दैट विल सीप डाउन, वो नीचे चला जाएगा। और जो साफ पानी है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर आपकी अर्थ के अंदर स्टोर हो जाएगा। आप उसको दोबारा से ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में एसेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड दीज ट्यूबवेल्स, ठीक है, या फिर मोटर की हेल्प से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे बताया गया है आपको प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, कि अगर पानी ना अवेल हो तो क्या दिक्कत हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है कि अगर पानी प्रेजेंट नहीं होगा आपके अर्थ सरफेस के ऊपर तो ड्रिंकिंग में प्रॉब्लम होगी, और ड्रिंकिंग के साथ साथ जो भी आप कहना चाहिए जो भी चीज़ें वाटर के थ्रू सस्टेन होती है उन सबको जीने में बहुत मुश्किल होगी। तो यहाँ बताया हुआ है कि आपके वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं जहाँ पर पानी की स्कैरसिटी है, कम है जहाँ पानी बहुत। दोज आर अफ्रीका का मोस्ट पार्ट, ठीक है, वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए भी है, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको है, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका है, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर सीवियर शॉर्टेज है ड्रिंकिंग वाटर की। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जब पानी यहाँ पर नहीं अवेलेबल है पीने का, तो ऑब्वियसली बात है लोगों को वहाँ पर पानी ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर से पानी को लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं आजकल जो पानी है वो आपको वाटर बॉटल्स के अंदर मिलने लगा है, ठीक है। तो पानी की स्कैरसिटी अगर आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ड्रॉट्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं आजकल कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। तो जिन कंट्रीज़ में ड्रॉट कंडीशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगी आप भी वहाँ पर समझ सकते हैं कि वहाँ ड्रिंकिंग वाटर का जो एसेस है वो जब आपका ड्रॉट होगा तो वहाँ पर और पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो लोग भूख से तो मरते ही हैं, लेकिन पानी नहीं मिलेगा तब भी लोग मर जाएंगे। बोथ थिंग्स आर सिनोनिमस, ठीक है, एक साथ ही चल रही हैं। नाउ नेक्स्ट, वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और कंटेमिनेशन ऑफ वाटर भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। वाटर रिसोर्सेज का कंटेमिनेशन कैसे, दिल्ली वाले एरिया में आप लोग देख सकते हैं जो आपकी यमुना जी हैं, जो भी आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सब यमुना जी में जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जाने की वजह से हो क्या रहा है कि फ्रॉदिंग, आपको हमेशा झाग वहाँ पर रिवर में दिखाई देंगे। अब तो खैर बहुत सारे प्रोग्राम चल गए हैं, बट फिर भी कि वो रिवर इतनी कंटेमिनेटेड है कि उससे आसपास जो भी वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं उनके अंदर भी वो जो भी पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स उस फैक्ट्री से रिलीज होते हैं वो सब उस वेजिटेबल में भी जाएंगे, और जब लोग उसको खाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो लोग भी फिर बीमार होंगे। हेल्थ हैजर्ड्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो अब कैसे करें हम लोग, ये सारी चीज़ें तो हो गई, पानी की जो है अवेलेबिलिटी कम हो गई है, पानी को हमने डिग्रेड कर दिया है, तो वाटर को क्या करना चाहिए हमको, कंजर्वेशन, ठीक है। तो कैसे करें आप वाटर का कंजर्वेशन, तो वाटर के कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर दिया गया, देखो आपको एग्जांपल, यमुना रिवर का इफ्लुएंट्स हैं, कहाँ के ये, सीवेज है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स है और गार्बेज है, सारी चीज़ यमुना में डाली गई है। तो बता दिया है आपको यहाँ पे कि पहले जो उसका विड्थ था वो भी बहुत ज़्यादा था, वो विड्थ भी कम हो गया है, फ्रॉदी हो गई है ये रिवर, ठीक है जी। तो आप इसके साथ समझ सकते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटामिनेंट्स, ठीक है ना। मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट को बिना ट्रीट किए ही पानी में डायरेक्ट छोड़ देना, ये सबसे बड़ा कारण है इस यमुना रिवर के पोल्यूशन का या किसी भी रिवर के पोल्यूशन का, ठीक है। तो हमें करना क्या चाहिए, इस रिवर के कंटामिनेशन को हमें रोकना चाहिए। कैसे रोक सकते हैं अब हम लोग, ये देखें, आपको मालूम हुआ खेतों में पानी देते हैं, ठीक है ना, तो सारी चीज़ हम बोलेंगे सब फार्मिंग से ही शुरू होती हैं। हम लोग भी सेव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सुबह हम लोग सब ब्रश करते हैं,
ठीक है ना। तो ब्रश करते हुए हम लोग डायरेक्ट टैप से पानी ना लेके ग्लास में पानी लें, सिप बाय सिप पानी को पिएं। आप देखेंगे और नोटिस भी करेंगे इस चीज़ को कि हमारा सिर्फ एक ग्लास पानी से ही मुंह भी धुल जाएगा और हम अपना ब्रश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 1 ग्लास ऑफ वाटर अ डे से स्टार्ट करें एंड यू विल गेट टू नो कि हम अप्रॉक्सीमेटली 1800 लीटर्स ऑफ वाटर अ ईयर भी सेव कर सकते हैं थ्रू दिस मेथड ओनली। और कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ इतना काम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, खेत के अंदर एक स्प्रिंकलर को यूज़ किया गया है। स्प्रिंकलर क्या होता है, एक टैप होती है जिससे पानी गिरते रहता है और आसपास एरिया में स्प्रेड होते रहता है। तो अगर आप एक नाली के थ्रू पानी देंगे, ठीक है ना, तो वो तो पानी वहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन स्प्रिंकलर के थ्रू पानी देंगे तो ज़्यादा एरिया तक पानी जाएगा, कम पानी यूटिलाइज होगा और अच्छे से वो पानी यूटिलाइज मतलब बाकी सोर्सेज के लिए भी वो यूटिलाइज हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ आपको कहना चाहिए 1 लीटर पानी चाहिए थे, अब आपका जो काम है वो 1/4 लीटर पानी से ही चल जाएगा अगर आप इस तरीके के मेथड यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो क्या क्या बताया गया है वो देख लें यहाँ पे कि आप स्प्रिंकलर्स यूज़ करें। ठीक है, जो आपके ड्राई रीजन है या जहाँ पर हाई रेट ऑफ इमिशन है वहाँ पर ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि मेनली आपके देखिए थोड़ा थोड़ा पानी बचाएंगे तभी वो सारा पानी बच पाएगा। ठीक है, तो आप रेन वाटर जो आ रहा है उसकी भी अगर आप हार्वेस्टिंग करेंगे, उसको भी अगर आप बचाएंगे तो भी आप बहुत सारे काम है जो रेन वाटर से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसमें बता रखा है कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है ये भी किस तरीके से आपके नेचुरल रिसोर्स और अफेक्ट हो रही हैं वाटर से भी, लैंड से भी। ठीक है, तो कैसे हो रहे हैं आप देखिए यहाँ पे देखें, डू यू नो में एक दिया हुआ है एग्जाम्पल यहाँ पे आपका। ठीक है, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ, देखिए यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अभी मैं वर्ड भी बोल रही थी, यहाँ पर आ भी गया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, बारिश होती है, तो बारिश में हम लोग क्या करते हैं, छत के ऊपर पानी जमा हो जाता है बारिश का, तो हम स्पेशल एक तरीका बना लें, स्पेशल एक मेथड बना लें कि हमारी छत के ऊपर जितना भी पानी आने वाला है हम उस सारे को इकट्ठा करके एक टैंक में हम उसको स्टोर कर लें। ठीक है, तो इसमें बताया गया है एक एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर कहीं पर आपकी बारिश हो रही है और वो लगातार 2 घंटे हो जाए तो आप अप्रॉक्सीमेटली 8000 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो सेव कर सकते हैं आफ्टर दैट रेनफॉल। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि हमने बारिश के पानी का इस्तेमाल किया, या तो हम उसको खेतों में यूटिलाइज कर लें या तो वो ग्राउंड वाटर अंदर ही चला जाए। ठीक है, या फिर हम उसको और किसी पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फिर वो आपका यूटेंसिल बर्तन धोने के लिए भी हो सकता है, किचन के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, तो और आपके जो एनिमल्स हैं उनको पानी पिलाने के लिए भी हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी साफ़ पानी होता है, आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है। ठीक है जी, तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो भी आप बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए आप, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत बड़ा चैप्टर हो गया है। ठीक है, सिर्फ 2-3 पेज और हैं तो इसको हम लोग ध्यान देते हैं, और अब इससे आने वाला है क्वेश्चन, वो भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन यही रहा आपके सामने फिगर से, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सिल्क वर्म। ठीक है, तो सिल्क वर्म से क्या मिलेगा, सिल्क किस ट्री पर रहता है, मलबरी ट्री, शहतूत के पेड़ पे मिलता है। ठीक है, तो मलबरी ट्री के ऊपर रहता है सिल्क वर्म। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, बताया गया है कि कुछ बच्चे यहाँ पिकनिक के लिए गए कहीं पर, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो एक बच्चे ने एक हैंडबैग देखा, एक बच्चे ने एक स्कार्फ देखा, तो वो सिल्क का था, तो उसकी मैम ने बताया कि वो सिल्क वर्म से मिलता है जो कि मलबरी ट्री पे रहता है। फिर जिस बच्चे ने बास्केट देखी थी, हैंडबैग देखा था सुंदर, वो जूट का बना हुआ था, तो उनकी मैम ने बताया कि जहाँ पर एरियाज़ के अंदर डैम्पनेस ज़्यादा होती है वहाँ पर जूट बहुत ज़्यादा होता है, तो जूट का यूटिलाइजेशन फर्नीचर बनाने में या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैंडबैग्स हैं इवन उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब एक एरिया होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो देयर आर 3 थिंग्स, लैंड, एयर, वाटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, तो इनको हम लोग नाम देते हैं लिथोस्फीयर, लैंड फॉर लिथोस्फीयर, एयर फॉर एटमॉस्फेयर एंड वाटर फॉर हाइड्रोस्फेयर। और ये तीनों चीज़ें अगर एक साथ मिल जाएं, है ना, इन तीनों चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके हम लोग नाम देते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लैंड भी अवेलेबल है, वाटर भी अवेलेबल है और एयर भी अवेलेबल है। तो तीनों चीज़ों की अवेलेबिलिटी में ऑब्वियसली बात है क्या चीज़ होंगे, लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग्स भी होंगे, प्लांट्स भी होंगे, सब प्रेजेंट होंगे। तो आपका बायोस्फीयर के अंदर अगर प्लांट्स को भी हम लोग इंक्लूड कर दें तो इट विल बिकम अ इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर यही डेफिनेशन दी गई है बायोस्फीयर की और इकोसिस्टम की। ठीक है, तो व्हाट बिकम्स एन इकोसिस्टम, बायोस्फीयर विद प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम्स इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहीं पे बता देती हूँ मैं थोड़ा सा आपको।
अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, लिथोस्फेयर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, करंट अफेयर्स में भी आती है, एनवायरनमेंट टॉपिक में भी आती है, आजकल सब एग्जामिनेशन में आ रहा है। तो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एनडीए हो, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसमें ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों आपस में मिल करके बनाते हैं बायोस्फेयर, ठीक है। और इसी बायोस्फेयर के अंदर जब मिल जाते हैं लिविंग थिंग्स या लिविंग एनिमल्स या फिर प्लांट्स, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर इसमें से मिल जाएगी तो ये आपका कंस्टिट्यूट करेगा इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, एक सेल्फ सस्टेनिंग आपका एनवायरनमेंट जहाँ पर आपके प्लांट्स इंटरडिपेंडेंसी होती है, प्लांट्स एनिमल्स को हेल्प करती हैं, एनिमल्स प्लांट्स को हेल्प करती हैं, ठीक है। तो अब यहीं पर ये डिस्कस किया गया है कि कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पर बनाया दिखाया गया है आपको कुछ चीज़ें, ठीक है, कि बताया गया है आपको कि हमें फॉरेस्ट से कुछ चीज़ें मिलती हैं और हम भी फॉरेस्ट को योगदान करते हैं किस तरीके से। तो कैसे करते हैं, हमें टर्पेंटीन ऑयल मिलेगा, गम मिलेगा, मेडिसिन मिलेंगी, लेटेक्स मिलेगा, नट्स मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली, फॉरेस्ट से। और हमने क्या किया, फॉरेस्ट को जला दिया? नो, हमने भी हेल्प किया। कैसे किया कि अगर हम चिड़ियों को नहीं मारेंगे, हम पानी देंगे वहाँ पर, कभी कभी थोड़ा बहुत बीज लगा देंगे या कोई प्लांट लगा देंगे, तो हम उस दोबारा से फॉरेस्ट को वैसा ही बना देंगे जैसा वो ओरिजिनली था, ठीक है। तो ह्यूमंस और प्लांट्स आपस में मिलकर के एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और इसी इंटरडिपेंडेंसी से आपका ये पूरा का पूरा जो नेचर है वो सस्टेन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है पूरा का पूरा आपको कि कुछ आपके प्रोड्यूसर होते हैं, कुछ आपके कंज्यूमर होते हैं, और कुछ आपके होते हैं स्कैवेंजर, मतलब कुछ खाना बनाएंगे, कुछ वो खाना जो उन्होंने बनाया उसको खा लेंगे, ठीक है। और जब सब ये खाना खा लेंगे जिसने बनाया और जिसने खाया, तो वो उसके बाद कुछ टाइम की उनका लाइफ स्पैन होगा, जिसके बाद वो जब खत्म हो जाएगा तो उनके मरने के बाद उनको भी कोई खाएगा, तो जो उनको खाएगा दैट दोज विल बिकम स्कैवेंजर्स। तो यहाँ पर एक वल्चर बनाई गई है और आपको एग्जाम्पल बताया गया है कि वल्चर जो है डाइक्लोफिनेक, ठीक है, ये पेन रिलीवर है आपका, ठीक है, ये यूज़ किया जाता था एज अ पेन किलर, ठीक है। तो पेन किलर यूज़ होने की वजह से, क्योंकि वल्चर जो है आपको कैसा कहना चाहिए कि ट्रॉफिक लेवल आपके होते हैं, या फूड साइकिल जिसको हम लोग नाम देते हैं, फूड वेब भी जिसको हम बोलते हैं, कि हमारे टॉप हायरार्की की टॉप लेवल पे होता है वल्चर, मतलब कोई किसी को भी खाएगा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर है ना, या प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो, है ना, तो कोई किसी को भी खा रहा है, हर्बीवोर, कार्निवोर, अल्टीमेटली जब वो डाई डाउन कर रहा है तो उसको कौन खा रहा है, वल्चर। तो यानी कि लास्ट लेवल पर, लास्ट ट्रॉफिक लेवल जो है आपका वो किसका है, वल्चर्स का। तो वल्चर्स जो हैं, जो भी हमने प्लांट्स को, एनिमल्स को जो भी हमने पेन किलर्स दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ ह्यूमन बॉडी में, जब हम लोग डाई डाउन कर गए तो वो सारी चीज़ें जब वल्चर ने खाई तो वल्चर के अंदर वो सारी चीज़ें जमा हो गई, जिसकी वजह से वल्चर की जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। तो उसको कंजर्व किया जा रहा है, ठीक है, कैप्टिविटी के अंदर इनकी ब्रीडिंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको ब्रह्म कमल, आपको ध्यान होना चाहिए, ब्रह्म कमल यहाँ उत्तराखंड में ही होता है और मेडिसिनल हर्ब की तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत टाइम के बाद इसमें फूल आता है, आई डोंट नो द टाइम, ठीक है, गूगल इट, ओके। नेक्स्ट इज ब्लू किंगफिशर, ठीक है। तो ब्लू किंगफिशर की जब हम लोग बात करते हैं, बर्ड है आपकी, अभी बहुत रेयर साइटिंग इसकी होती हैं, पहले काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती थी, ठीक है। तो ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन आपका जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, हमें उसको रिवर्स करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो किस तरीके से इसको किया गया है, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, स्क्रब्स में, टुंड्रा में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको यहाँ पर एक बताया हुई है डायग्राम के थ्रू, ठीक है। बड़े बड़े पेड़ दिखाए गए हैं और नीचे छोटी छोटी घास दिखाई गई है, ठीक है। तो जो बहुत बड़ा लैंड मास होगा जहाँ पर आपके पानी की जो है वो थोड़ी स्कैरेसिटी होगी, ऐसे एरिया के अंदर होगा क्या कि आपकी पानी की स्कैरेसिटी होने की वजह से आपकी
पानी की स्कैरेसिटी होने की वजह से आपका होगा क्या कि जो ट्रीज हैं उनकी जो हाइट है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज। और ट्रीज की हाइट डिक्रीज होने की वजह से होगा क्या कि आपको वहाँ पर लंबे पेड़ नहीं मिलेंगे जो कि मीटर्स इन लेंथ होते हैं, आपको वहाँ पर शॉर्ट ट्रीज जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि फॉरेस्ट जो होते हैं आपके वो दो टाइप्स के होते हैं, एवरग्रीन या फिर डेसिडुअस। एवरग्रीन बोलने का मतलब होता है कि जो आपके थ्रू आउट द ईयर 12 महीने जो हैं आपके जो मतलब ट्रीज़ हैं वो ग्रीन ही रहते हैं। डेसिडुअस बोलने का मतलब होता है ऐसे ट्रीज़ जो आपके एक सीज़न के अंदर जो हैं अपनी जो लीव्स हैं उनको शेड कर देते हैं, मतलब पत्तियों को वो गिरा देते हैं। ठीक है जी, फिर आपके नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट का कोलाज यहाँ पे बनाया गया है, एक पाइथन यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉरेस्ट को बताया गया अल्टीमेटली लास्ट में कि फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली। क्यों? क्योंकि हमें कॉपीज़ भी हैं, है ना, क्योंकि फॉरेस्ट से आपको पता होना चाहिए कि हमें नोटबुक मिलती हैं, पेजेस मिलते हैं जिस पे हम लोग लिखते हैं। फॉरेस्ट से ही हम लोग फर्टिलाइज़र भी आपके जो फर्नीचर होता है उसको भी हम लोग बनाते हैं। तो फॉरेस्ट का यूटिलाइजेशन हम बहुत ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट लैंड को ख़त्म करते जा रहे हैं। फिर हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हम जितने एरिया में पहले रहते थे अब हम और ज़्यादा फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं और वहाँ पर अपनों को हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूटिलाइज़ करते जा रहे हैं। तो इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी आपके फॉरेस्ट कवर जो है वर्ल्ड का वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए अब उसके लिए हमें, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हमें इस नेचुरल वेजिटेशन का और वाइल्ड लाइफ का क्या करना चाहिए हमको, कंजर्वेशन। तो इसका कंजर्वेशन अब हम लोग कैसे करेंगे कि जो रेन फॉरेस्ट आपका यहाँ पर दिखाया गया है ये है ग्रेट निकोबार का आफ्टर सुनामी। ठीक है, तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ये सारी जो नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई कि आपका फॉरेस्ट जो वहाँ पर कभी होता था नेचुरल फॉरेस्ट वो भी सुनामी की वजह से ख़त्म हो गया है। ठीक है ना, तो जैसे अभी हमने कहा कि अगर टॉप लेयर ही ख़त्म हो गई तो वहाँ पर पेड़ पौधे उगने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो सॉइल बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है ना, तो अगर हमें पूरे के पूरे कहना चाहिए कि आपकी पूरी अर्थ को अगर मेंटेन करना है तो एफॉरेस्टेशन के ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ नेचर या आपका वाइल्ड लाइफ इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, जिसमें हमें डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सॉइल इरोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जो कि आपकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जैसे कि फॉरेस्ट फायर, सुनामी, ठीक है, या लैंडस्लाइड्स, इन सारी एक्टिविटीज़ को हमें कम करना चाहिए। या जिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये ज़्यादा बहुत हो रही हैं तो हमें ये सारी चीज़ें आपकी कम कर देनी चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली लास्ट आपका जो पेज है, सेकेंड लास्ट पेज है, इसमें बताया गया है आपको कि ये न्यूज़ कटिंग्स हैं कुछ, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड कि क्या क्या हुआ ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, कि जो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वो हुई। फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा हो गई आपकी, सुनामीज़ हैं, अर्थक्वेक्स हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुई, विंड स्पीड ज़्यादा होने की वजह से भी आपके बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका यहाँ पर बताया गया है कि नेचुरल ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से नेचुरल एक्टिविटी, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर कितना लॉस हमें देखने को मिला है। ठीक है, ये फिगर है आपका ब्लैक बक का, राजस्थान के अंदर आपको ये मिलती है। ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं कि ये भी प्रोटेक्शन इनको चाहिए कि अगर इनको हमने नहीं बचाया तो नियर फ्यूचर हमारी जो जनरेशन है वो इनको नहीं देख पाएगी। ठीक है, तो नेचुरल फैक्टर्स जो हैं accelerate the process of extinction of these resources. One of the major concern is the poaching. ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ को भी अगर हमें बचाना है तो हमें पोचिंग से रोकना पड़ेगा। तो जो लोग इनको पकड़ते हैं फॉर, चाहे वो फिर इनके ये हॉर्न्स हो, है ना, या फिर इनकी स्किन हो, है ना, तो जो भी इस तरीके के लिए एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं पोचिंग की, जो इनके लिए होती है, फिर चाहे वो टाइगर हो, लॉयन हो, एलिफेंट हो, टस्कर्स आपने नाम सुना होगा, ठीक है, उनको भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो अपना अगर हम ह्यूमन नीड्स को कन्फाइन कर दें, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ को भी, फॉरेस्ट को भी, लैंड को भी, सॉइल को भी हम सबको बचा सकते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर यही आपको बताया गया है। एंड लास्टली वी गेट टू नो कि इन सबको कंजर्व करने के लिए अब ह्यूमंस ने क्या बनाए, ह्यूमंस ने बनाए आपके नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, तो थकना नहीं है, लास्ट तक बने रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जब फाइनल मेंस होते हैं तो मेंस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज़ अ नेशनल पार्क, व्हाट इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो अ नेशनल पार्क इज़ वन
which is a natural area designated to protect the ecological integrity of one or more ecosystems for the present and future generation। मतलब हम तो देख ही रहे हैं, हमारे बाद हमारे फ्यूचर जनरेशन भी उसको देख पाए, इसलिए हम लोग बनाते हैं एक नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये होता है सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क इंटेंटेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। मतलब क्या करते हैं, इसके अंदर एक एरिया कन्फाइन होता है जिसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन से हम कितना इसको लॉस कर देंगे और अगर हम इंटरफेयर ना करें तो ये अपने आप कितना ब्लूम करेगा। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जब आपका कोरोना का टाइम हुआ था तो उस टाइम में लॉकडाउन में वेजिटेशन अपने आप को विद इन फ्यू मंथ्स ही दोबारा से अपने आप को रिप्लेनिश कर गई थी। ठीक है, तो नेचर को दोबारा से अपने आप को वही स्टेट में लाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हमें उसकी इंडिपेंडेंस भी देनी है। यही सारी चीज़ की स्टडी होती है इन बायोस्फीयर रिजर्व्स में। ठीक है, तो रिजर्व भी करते हैं हम लोग, प्रिजर्व भी करते हैं वेजिटेशन को और फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको हम बचा करके भी रखते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन से। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमें बच्चों को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है ना, उनको हमें फॉरेस्ट्री या सीनिक ब्यूटी जू वगैरह में ज़्यादा लेके जाना चाहिए ताकि उनको नेचर से एक लगाव हो जाए और उसको ख़त्म करते हुए या अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती हैं तो वो अपना उसके लिए डिस्कंसर्न शो करें, वो बताएं कि हमें ये पसंद नहीं है और आप ये ना करें। ठीक है, तो वन महोत्सव होने चाहिए। कम्युनिटी लेवल पर भी बहुत ज़्यादा या रीजनल लेवल पर भी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे ये अवेयरनेस क्रिएट हो। ठीक है, आपकी एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसका नाम है साइट्स। ठीक है, साइट्स जो है आपकी, उसके बारे में नीचे दिया गया है। ये है आपकी कन्वेंशन, सी फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, किस चीज़ का ट्रेड होता है? इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब क्या है? जो चीज़ ऑलरेडी थ्रेट में है उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ना होने दिया जाए, ये काम है साइट्स का। ठीक है, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन है इसकी, जो एनिमल्स और बर्ड्स जो इस तरीके की स्पीशीज हैं उसको प्रोहिबिट करती है ट्रेड के लिए। ठीक है, तो दीज आर ऑल द इंटरवेंशंस डन बाय ह्यूमन बींग्स सो दैट कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो उसी स्टेट में रहे, सॉइल का इरोजन ना हो, फॉरेस्ट लैंड आपका वैसे ही बरकरार रहे। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो होता है खत्म। होपफुली यू लाइक्ड इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, और इसी के साथ साथ कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।